नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करते हैं और बात करेंगे बांदा की, जहां सिमोनी धाम में मेले को लेकर जिलाधिकारी दीपा रंजन ने मेला स्थल का किया निरीक्षण। और फिर देखेंगे कैसे सफेद लिबास में जनप्रतिनिधि का काला चेहरा आया सामने। और अंत में बात करेंगे मथुरा की, जहां बबरिया गिरोह के एक शातिर बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। खबर जनपद बांदा से है, जहां जिलाधिकारी दीपा रंजन ने दिनांक 15, 16 व 17 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाले पौराणिक सिमोनी बाबा मेले की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सिमोनी धाम मेला स्थल का निरीक्षण करते हुए जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेला स्थल पर टैंकर लगाकर जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने इसके लिए मेला ग्राउंड में विभागीय कर्मचारियों को भी लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को शौचालयों की साफ सफाई एवं पूरे मेला परिसर की साफ सफाई कराए जाने तथा मेला स्थल में जगह निर्धारित करके डस्टबिन रखवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वहां सुरक्षा हेतु फोर्स तैनात रहेगी। शौचालय परिसर की समुचित साफ सफाई एवं ठहरने की व्यवस्था कराए जाने के निर्देश दिए। गहनता से निरीक्षण करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को कल तक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ किस प्रकार की मीटिंग हुई? दिनांक 15, 16, 17 को जो यहाँ पे बृहद स्तर पर मेला लग रहा है, उसकी समीक्षा बैठक की गई है। मेरे द्वारा पूरे क्षेत्र का भ्रमण भी किया गया है। जो व्यवस्थाएं होनी थी विभिन्न विभागों के द्वारा, उन सभी का जायजा लिया गया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाए। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। भागलपुर में 1.5 से 2 लाख रुपए में स्मार्ट सिटी के तहत बनी दुकानों का अलॉटमेंट हो रहा है। ये अलॉटमेंट नगर निगम या जिला प्रशासन नहीं बल्कि बिचौलिए और कुछ जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। यूं तो जनप्रतिनिधि को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन सादे लिबास में जनप्रतिनिधि का काला चेहरा सामने आया है। भागलपुर के वार्ड नंबर 27 के मायागंज में अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल JLNMCH है। अस्पताल के समीप स्मार्ट सिटी के तहत 26 दुकानें बनी हुई हैं। इस दुकान का अलॉटमेंट अभी हुआ भी नहीं है कि बिचौलिए काफी चौकन्ने हो गए हैं। उस अस्पताल के सामने बने दुकान को दिलाने के लिए गरीब फुटकर दुकानदारों से मोटी रकम लेने की बात कह रहे हैं। वहां के जनप्रतिनिधि और नगर निगम कर्मी तो उगाही भी शुरू कर चुके हैं। एक दुकान की बोली 1.5 से 2 लाख रुपए लगाई जा रही है। नगर निगम और प्रशासन के नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, लेकिन ना तो नगर निगम जागा हुआ है और ना ही प्रशासन को कुछ दिख रहा है। फुटकर विक्रेता संघ के सभी दुकानदार इस बात से काफी नाराज दिख रहे हैं। वहीं फुटकर विक्रेता संघ भागलपुर के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह ने बताया कि ये गलत है। कई जगह स्मार्ट सिटी के तहत दुकान बने हैं, लेकिन बिचौलियों के द्वारा कई लाख रुपए मांग करके उस दुकान को देने की बात कही जा रही है। कहां तक सही है, क्या करेंगे? इस तरह की खबर मेरे संज्ञान में भी आई है संगठन के माध्यम से, जिनसे मांगा जा रहा था दुकानों के एवज में कि भाई 1 लाख रुपया दो या 1.5 लाख दो, तो हम नगर निगम से संपर्क करके हम तुमको दुकान दिला देंगे। तो इस तरह की बात आई है और मेरा मानना है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगा होता है, बिना आग के धुआं नहीं उठेगा। तो इस तरह की बात मैंने अपने अफसर से भी पता किया है, तो ये बात मुझे भी सही लगी कि इस तरह की बात हुई है। और इस संबंध में मैं बहुत जल्द ही माननीय नगर आयुक्त महोदय जो हमारे टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करके इस संबंध में मैं बात करूंगा कि भाई आप लोगों ने जो स्मार्ट सिटी योजना के तहत वेंडरों के लिए मायागंज अस्पताल के सामने 26 दुकानों का निर्माण कराया है और जहां तक मुझे पता है कि 16 और दुकानों का निर्माण होना है, तो उनको सही रूप से जो हमारे वेंडर्स हैं वहाँ पर जो आज 40 साल से 50 साल से दुकानदारी कर रहे हैं और वास्तविक वेंडर हैं, जो जिनका जीवन उसी क्रियाकलाप पर निर्भर है, उसी फुटपाथ दुकान से जो है उसका घर का जीवन चलता है,
बाल बच्चे की पढ़ाई होती है। तो आगे आप कमेटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, क्या करने जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर मैंने तो कहा कि नगर आयुक्त महोदय जो कि टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि सर इस तरह की बात हो रही है, तो इस तरह का बात जो हो बिचौलियों के द्वारा हमारे भोले भाले वेंडरों को ठगा जाए, उससे पूर्व ही हम जब दुकानें बन ही गई है तो उनको एक टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक करके उसमें प्रस्ताव पास करके और उनको दुकानों का आवंटन किया जाए समय रहते हुए। वार्ड नंबर 27 के कुछ जनप्रतिनिधि और समाज सेवी की बातें आ रही है यहाँ पर, क्या कहेंगे? इस तरह की बात मेरे कानों में भी आई है, लेकिन इसकी सत्यता क्या है इस पर मैंने अभी पता नहीं किया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात होगी। ये आपका परिचय? संतोष कुमार शाह, अध्यक्ष फुटपाथ। कुछ लोग ऐसे हैं कि कोई कहते हैं 1 लाख रुपया चाहिए, कोई 1.5 लाख रुपया चाहिए। फुटपाथ वाला दुकानदार से हम सब सत्तू बेचते हैं, पुड़िया बेचते हैं। 1.5 लाख 1 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? कौन से जगह पे मांगा? मायागंज में 40 साल से दुकान चला रहे हैं सर। हाँ। समझे, 40 साल से दुकान चला रहे हैं, अभी तक कोई जगह नहीं है हम सबके। बाप का क्रिया उसी चौक से किए, माँ का क्रिया किए, 2 बहन का शादी किए उसी चौक से। समझे, अपना भी शादी उसी चौक से किए, अभी तक कोई ठहर हम सबको कुछ नहीं मिला, नहीं घर मकान कुछ नहीं, फुटपाथ पर रहते हैं, किराया में देते रहते हैं सर। कौन से दुकान के लिए पैसा मांगा जा रहा है? नगर निगम जो बना है दुकानदार 26वां दुकान सर, उसके लिए। स्मार्ट सिटी के तहत जो बना? हाँ, स्मार्ट सिटी की तरफ से। कौन मांग रहे हैं पैसा? समाज के लोग हैं, अब किसका नाम लिया जाए सर? कितने रुपये मांगा? कुछ नगर निगम के स्टाफ हैं, कुछ समाज के लोग हैं। समाज कितना का डिमांड किया गया है? 1.5 लाख रुपया है आपको तब दुकान मिलेगा, नहीं तो दुकान आप लोग के नहीं मिलेगा। घूस बतौर मांगा जा रहा है? हाँ। कुछ क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार साहब हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मायागंज जी। वार्ड नंबर कितना है? 27 जी। वहीं के जनप्रतिनिधि तो नहीं है? नहीं, समाज के लोग हैं। समाज के लोग मांगे, जनप्रतिनिधि नहीं है। समाज में सब तरह का, कुछ नगर निगम वाला मांग रहे थे, कुछ समाज के लोग हैं कि इतना पैसा दो तब हम दुकान थोड़ा दिलवा देंगे। अच्छा, कुछ समाज के लोग हैं। हाँ। जनप्रतिनिधि नहीं है। बोलने से क्यों कतरा रहे हैं, बताइए सर। हम सब फूट फाट का जिंदगी है, अभी का युग बहुत खराब है सर। अच्छा, डर रहे हैं? हाँ, क्या बता सकते हैं सर, समझे कि नहीं? हाँ, कुछ भी कर सकता है सर, अभी का युग बेकार है। फुट पर रहते हैं, कखनियों आ रहे हैं जा रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। जनप्रतिनिधि से आपको डर लगता है? नहीं, हम किसी से नहीं, समाजे के हैं सर, नाम किसी का नहीं आउट करेंगे सर। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव 2 चरण में संपन्न होगा। पहले चरण का चुनाव 18 दिसंबर को संपन्न होना है और मतगणना 20 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 28 दिसंबर को और मतगणना 30 दिसंबर को निर्धारित की गई। भागलपुर में चुनाव 28 दिसंबर को संपन्न होगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरतलब हो कि इस बार चुनाव की प्रक्रिया अलग तरीके से होगी और वार्ड पार्षद के अलावा मेयर व उपमेयर पद का भी चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया के तहत होगा। इसी को लेकर भागलपुर के ऐतिहासिक जिला स्कूल मैदान में सोमवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां चुनाव को कदाचार मुक्त बनाने को लेकर काउंटिंग बूथ के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों एवं प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण 2 पाले में हुई, जिसमें पहले पाले में लगभग 2500 लोगों को ईवीएम सहित बूथ पर चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया, जबकि दूसरे पाले में लगभग 3000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। चुनाव को लेकर के जो है आज प्रशिक्षण दिया गया है सर, तो लगभग कितने लोगों को आज प्रशिक्षण दिया गया है और कितने पाली में आज? 2 पाली में प्रशिक्षण हुआ है। प्रत्येक पाली में लगभग 2,500 से 3,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और अलग अलग पद के लिए अलग अलग रूम में प्रशिक्षण हो रही है और हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया जो है ये 2 दिन चलेगी, आज 12 को और 13 तारीख को। मुख्य रूप से क्या क्या जानकारी दी? मुख्य रूप से जानकारी बूथ पर जो क्रियाकलाप होती है वहाँ से लेकर अंतिम में ईवीएम इत्यादि जमा करने तक की सारी प्रक्रियाएं हम लोग बताते हैं। परिचय बता दें आप अपना।
मेरा नाम उदयकांत झा हुआ, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। विगत दिन चोरी करने के उद्देश्य से घर में घुसे और पहचानने के डर से मृतका की अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए चंपा पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागृह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अनिल सोनी ने पत्रकारों को बताया, प्रार्थी अनिल रात्रे द्वारा थाना चांपा में विगत 7 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वे वार्ड क्रमांक 13 घोघरा नाला चांपा का पार्षद है। 7 दिसंबर को सुबह लगभग 9 बजे के आसपास इसी मोहल्ले के लोगों से पता चला कि सामुदायिक भवन के सामने रहने वाली पाला बाई सांवरा अपने घर के अंदर मृत पड़ी हुई है। तब प्रार्थी पहला पारा सामुदायिक भवन के पास आकर देखा तो मृतका का घर का दरवाजा बंद था, जिसे धक्का देने पर वे खुल गया। अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर खाट में पाला बाई सांवरा चित हालत में पड़ी थी। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सुजीत यादव एवं अमन केवट उक्त घटना में संलिप्त है। तब दोनों संदेहियों को पुलिस हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बताया गया कि वे चोरी करने के लिए मृतका के घर में घुसे थे। उन्होंने मृतका के जाग जाने एवं पहचान लेने के कारण मुंह को दबाकर गले में चाकू मारकर हत्या करना बताया। क्षेत्र अंतर्गत है प्रार्थी अनिल रात्रे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इनको लोगों से पता चला कि घोघरा नाला पहला पारा स्थित सामुदायिक भवन है, वहीं पर रहने वाली पाला बाई सांवरा उसकी मृत हालत में पड़ी हुई है अपने घर में। इस पर से यह प्रार्थी जाकर देखा तो घर के अंदर जाकर देखा तो चित हालत में मृतिका पहला बाई मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके गले पास से खून निकल के साड़ी में लगा हुआ था। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। इस पर से थाना चांपा में धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत FIR दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपियों की पतासाजी और विधिवत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। विवेचना के दौरान जरिए मुखबिर यह सूचना प्राप्त हुई कि सुजीत यादव और अमन केवट की उक्त घटना में संलिप्तता है। इस पर से उन दोनों को हिरासत में लिया गया पतासाजी करके और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने घटना में संलिप्तता अपनी स्वीकार की और उन्होंने बताया कि इन लोग चोरी के नियत से 6 तारीख और 7 तारीख के दरमियानी रात को मृतिका के घर में घुसे हुए थे और इस दौरान चोरी करते समय मृतिका जाग गई और इन्हें पहचान ली। तो पहचाने जाने के डर से इन लोग चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी है। इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दोनों सुजीत कुमार यादव और अमन केवट दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया, जहां से इनको जेल दाखिल कराने की कार्रवाई की जा रही है। और इनके कब्जे से चोरी कर ले जाया गया बर्तन और घटना में प्रयुक्त चाकू और साथ ही जो आरोपी कपड़े पहने हुए थे जिसमें खून लगा हुआ था वह बरामद कर जब्त किया गया है और 1200 रुपये जो चोरी करके ले गए थे उसको आरोपियों के द्वारा खर्च कर देना बताया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में 460 और 34 भारतीय दंड विधान की जोड़ी गई है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। थाना कुसीकला पुलिस एवं एसओजी टीम के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए सोमवार देर रात्रि को मुठभेड़ के दौरान बावरिया गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया तथा दूसरा साथी बदमाश भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस तथा लूटा हुआ और चोरी किया गया माल बरामद किया गया। साथ ही 7,000 रुपए भी बरामद हुए। पुलिस को सूचना मिली कि थाना कोसीकला क्षेत्र में बाबरिया गिरोह के सदस्य देखे गए हैं। तभी एसओजी प्रभारी राकेश कुमार यादव तथा थाना कोसीकला प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार ने पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए हताना मोड़ पर
चेकिंग शुरू की, तभी कुछ ही देर बाद हताना गांव की ओर से बाइक सवार 2 युवक आते दिखाई दिए। थाना कोसीकला पुलिस एवं एसओजी पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ के दौरान बावरिया गिरोह के एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के प्रदेश के कई जनपदों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा 4 मुकदमे मथुरा जनपद में अलग अलग थानों में दर्ज हैं। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के कब्जे से लूटी गई चेन, चोरी की गई मोटरसाइकिल, एक तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस तथा 7,000 रुपए बरामद हुए। थाना कोसीकला क्षेत्र के हताना मोड़ के पास एसओजी और थाना कोसीकला की ज्वाइंट टीम की कुख्यात बावरिया गिरोह के 2 अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी रामकुमार बावरिया पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है तथा दूसरा अपराधी राजवीर बावरिया वहां से फरार हुआ है, जिसके लिए पुलिस टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। घायल अपराधी रामकुमार बावरिया से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, 7,000 रुपये नगद, लूट की चेनें और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इन दोनों अपराधियों के विरुद्ध प्रदेश के कई जनपदों में आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा जनपद मथुरा में भी 4 मामले में ये वांछित चल रहे थे। घायल अपराधी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है तथा जो दूसरा फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग चल रही है। जल्द ही दूसरे अपराधी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वकील खान की रिपोर्ट। दीप नेत्रालय बलरामपुर द्वारा डॉक्टर निजामुद्दीन खान के स्मृति में निशुल्क मेडिकल कैंप डॉक्टर गयासुद्दीन खान द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता सर्जन डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा धारा 160 मरीजों का नेत्र परीक्षण कर निशुल्क दवा वितरण किया गया। वह जांच में मोतियाबिंद के 80 मरीज पाए गए, जिसमें 25 मरीजों का दीप नेत्रालय बलरामपुर में निशुल्क इलाज किया गया। मरीजों की सुविधा के लिए पचपेड़वा में कैंप आयोजित हुआ। सुबह पट्टी खुलने के बाद नई रोशनी पाकर मरीजों में अत्यंत खुशी की लहर जग उठी। मुख्य रूप से अति पिछड़े क्षेत्रों से जो लाभान्वित नहीं हो पाते, जैसे चंदनपुर, नारहेवा, भाभर, गुरुचीहवा आदि पिछड़े क्षेत्रों से मुख्यालय बलरामपुर आने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। दिनांक 9 तारीख दिन शनिवार को पचपेड़वा में डॉक्टर गयासुद्दीन के क्लिनिक पर स्वर्गीय डॉक्टर निजामुद्दीन की स्मृति में मोतियाबिंद निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा द्वारा 160 मरीजों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया। नेत्र परीक्षण में लगभग 80 मोतियाबिंद के मरीज पाए गए, जिनका ऑपरेशन 10 तारीख दिन रविवार को नेत्र सर्जन डॉक्टर कुलदीप विश्वकर्मा के द्वारा दीप नेत्रालय में किया गया। उसके बाद उनको दवा एवं चश्मा भी वितरण किया गया। कि जैसे अति पिछड़े क्षेत्रों में जैसे झाड़ू जनजाति के वाले लोग आते हैं, चंदनपुर हो गया, नहरीवा हो गया, ऐसे लोग मुख्यालय में आने में बहुत असमर्थ रहते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि उन लोगों तक ये सुविधा जो है पहुंचाया जाए और जिससे कोई आंख में समस्या ना हो, तकलीफ ना हो, आंख बह ना जाए, अंधा ना रहे। मेरा मुख्य उद्देश्य हॉस्पिटल का ये है। धन्यवाद। निःशुल्क इलाज में मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ है, चश्मा दिया गया है और दवा भी वितरण किया गया है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां बैरिया थाना क्षेत्र के मलाही बलुआ पंचायत स्थित सिरसिया बंगाली कॉलोनी के वार्ड नंबर 6 में बैरिया के गैस एजेंसी के वाहन ने एक 6 वर्षीय बालक की जान ले ली। इस घटना के बारे में बताया जाता है कि सुबह लगभग 11 बजे रीवा एचपी गैस बैरिया के द्वारा होम डिलीवरी के लिए गया था। उसी दौरान जैसे बालक अपने घर से निकला, तेज रफ्तार वाहन ने बच्चे को रौंद डाला, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक बालक की पहचान मलाही बलुआ पंचायत के सिरसिया बंगाली कॉलोनी के पवन सिंह के 6 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार के रूप में की गई है, जिससे उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जाता है कि आदित्य पवन सिंह का पुत्र था और इनसे छोटी लगभग 3 वर्षीय एक पुत्री है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने बैरिया थाना को सूचना दी, जहां मौके पर बैरिया थाने की पुलिस पहुंची। इस संबंध में बैरिया थाना अध्यक्ष प्रणय कुमार ने बताया कि पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। हुआ है घटना कैसे हुआ है?
बोलिए बोलिए, किस तरह से हुआ है? 22/9/86। बोलिए, घटना कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? स्कूल जाले हम कहनी हमरा संगे खाना खा के अब नहा लेते नहीं, खा के तब जाइए। तो बोलो ने करी एगो लेके रहते थे ओकरे से बराबरी के बोलाए के त जात रहो। जब हुआ ले चल गई घर यहाँ बा, हुआ ले चल गई तभी गाड़ी आके वहाँ मार देते ठोकर जा। आगे से मलोगे पीछे से? आगे से। आगे से। क्या नाम है आपका? नितिन विश्वास। आप इनके कौन है? बेटी हमारा है। अच्छा, आपकी बेटी है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। नगर में 83 करोड़ की लागत से शासन की गुरसराय एरच पेयजल योजना के निर्माण कार्य को विधायक ने तीव्र गति से करने के लिए निर्देश दिए। क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत ने रामनगर रोड पर बन रही पेयजल की टंकियों को देखा। उन्होंने पेयजल योजना के तहत टंकियों के निर्माण कार्य को देखकर वहां जाकर निर्देश दिए कि निर्माण कार्य को गति प्रदान की जाए। इस मौके पर विधायक ने कहा कि गरोठा गुरसराय का आदमी पेयजल के लिए परेशान था। सरकार ने प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम गरोठा को 83 करोड़ की योजना प्रदान कर एक बहुत बड़ी सहायता की है। उन्होंने कहा कि आगामी मार्च 2023 तक हर हालत में लोगों के घर घर तक पानी पहुंचेगा। इसके लिए कहीं भी धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने कहा आज जो गति धीरी हुई उसमें कोरोना काल का कारण रहा। इसके बाद भी सरकार ने भरपूर बजट दिया और आज सबसे बड़ी 83 करोड़ की योजना का कार्य लगभग तैयारी पर है, जो मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने जनवरी 2023 का समय दिया था। निर्माणकर्ता मैसर्स जेमो मिलर एंड कंपनी के जेई अवनीश मिश्रा एवं मोहम्मद वसीम तथा प्रोजेक्ट मैनेजर महेंद्र कुमार ने बताया कि फिल्टर प्लांट 72% पूरा हो चुका है, टंकी 35% पूरी हो गई है, जिसके लिए सरकार ने 2023 जनवरी का समय दिया है, लेकिन मार्च 2023 तक कार्य पूरा हो जाएगा। बुंदेलखंड में गरोठा गुरसराय एक ऐसे नगर हैं कि जहां वास्तव में आम व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के पानी के लिए दूभर था। और वास्तव में योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने सबसे पहले, और हम समझते प्रदेश के अंदर अगर कोई योजना गरोठा गुरसराय के लिए स्वीकृत की तो सबसे पहले 85 करोड़ की हमारे क्षेत्र की है। और हमें लगता है जो धीमी गति रही है उसके पीछे 2 वर्ष कोरोना काल रहा, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि धनराशि की किसी तरह भी कोई कमी नहीं है। प्रारंभ के दिनों में और लगातार हमारे तत्कालीन नगर विकास मंत्री आदरणीय खन्ना जी रहे, उनका भी विशेष ध्यान था कि भाई पैसे की कमी मत आने दो, कोई दिक्कत परेशानी तो हमें बताओ। तो लगातार धनराशि पहले 1 करोड़, फिर 9 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 10 करोड़, और आज अपन कह रहे शासन से, तो उन्होंने भी कह दिया कि विधायक जी जितना चाहो उतना धन ले लो। तो हमें लगता है आने वाले कुछ ही समय में 20-25 करोड़ रुपए और जितनी यहाँ से डिमांड पहुँचेगी उतनी धनराशि इसी 22 और 23 वित्तीय वर्ष में जारी हो जाएगी। और अपना पूरा प्रयास है कि गरोठा गुरसराय नगर के लोगों को इसी 23 की वर्ष में पानी घर घर पहुँचाए। विधायक जी, प्रोजेक्ट को 2021 में पूर्ण होना था, अभी 2023 आने वाली है, क्या कहेंगे? उसके बारे में तो हमने बताया कि कोरोना काल 2 वर्ष रहा, इससे सरकारी काम जितने भी थे, आपको जानकारी है कि लेबर, मजदूर और भी कर्मचारी, अधिकारी सब उससे त्रस्त थे। और हमें लगता पूरा प्रदेश, देश, दुनिया त्रस्त थी। लेकिन हम इसके बाद बधाई देंगे नगर निगम को कि उसके बाद जो काम की गति इन्होंने पकड़ी है और वो वास्तव में सराहनीय है। और हमें नहीं लगता धनराशि के लिए हमने कहा कि शासन से किसी और प्रकार की धनराशि कमी नहीं आएगी। आज हम देख रहे हैं एरच में जो इंटेक बेल बढ़ रहा है, या हमारी गरोठा में जो टंकी बढ़ रही, या गुरसराय में बढ़ रही, या यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें गति आई है। और हमें आशा है कि 31 मार्च 2023 के पूर्व ही ये लोग प्रारंभ। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की मौत हो गई। थाना शिवली क्षेत्र के टिकरा रोड पर
6 दिसंबर को व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस कर रही थी युवक से पूछताछ। लूट के मामले में स्वाट टीम व थाना शिवली पुलिस ने युवक बलवंत सिंह को हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए युवक की हालत खराब हो गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। परिजनों को बिना सूचना दिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। युवक की तलाश में मृतक के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हंगामा मचा दिया। कानपुर देहात की पुलिस अधीक्षक सुनीति ने तत्काल प्रभाव से एसओजी प्रभारी, शिवली थाना प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। थाना शिवली क्षेत्र के गाँव लालपुर सरिया का रहने वाला था मृतक युवक। हमारा नाम सचिन सेंगर है, हम लालपुर सरैया मैथा कानपुर देहात के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ है आज? मामला आज ये हुआ है कि हमारा छोटा भाई बलवंत सिंह चोकर का छोटा मोटा व्यापार करता है। वो सुबह घर से निकला था 12 साढ़े 12 बजे मिल चोकर लेने के लिए, और रनिया से वो चोकर जैसे ही लाद के निकला है तो वहाँ एसओजी की टीम ने और रनिया थाने की टीम ने और सिवली थाने की टीम ने उसको वहाँ से उठा लिया। कब किया गिरफ्तार? अभी शाम को, कल शाम को 4 और 4:30 के बीच में, 4 और 5 के बीच में जी। इसके बाद में हमको किसी माध्यम से सूचना मिली। हम लोग जब रनिया थाने पहुंचे तो उन्होंने उसको पीट रहे थे, तो हम लोगों ने मना किया कि इसको आप पीट क्यों रहे हैं, जो भी है हमारा भाई है छोटा और इसको आप पीटिए मत। तो और चाचा भी हमारे साथ में थे जिनके साथ घटना हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने उनको लोकेशन दी थी कि 17 से 18 से 19 साल के लड़के हैं, दुबले पतले हैं और ये तो मोटा ताजा है और हमारे घर का परिवार का सदस्य है, और जिस समय घटना हुई थी ये वहीं पे मौके पे मौजूद था, हमारे लोगों के साथ में था, तो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। मगर पुलिस ने क्यों उठाया, किस लिए उठाया, क्यों उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दी। और जब हम लोगों ने विरोध किया तो उसको बोले कि ऐसा करते हैं हम, आपकी FIR हो चुकी है और हमें इंक्वायरी कर लेने दीजिए और आप लोग मैथा चौकी चलिए, हम इनको लेके वहीं चल रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से मैथा चौकी गए तो ना तो हमको मैथा चौकी में वो मिले, फिर सिवली थाने गए, वहाँ भी नहीं मिले। फिर बताया गया रनिया थाने जाइए, रनिया भी गए, अकबरपुर गए, SP ऑफिस गए, किसी भी पुलिस वाले ने, किसी भी टीम ने हमें कोई जानकारी नहीं दी। अभी तक किसी ने कोई जानकारी नहीं दी कि कहाँ है आपका भाई, क्या कर रहा है, कोई जानकारी नहीं। क्या जानकारी मिल रही है? अभी हमें जो जानकारी मिली है उस हिसाब से उसकी डेथ हो चुकी है और ये लोग कहाँ है अभी तक पुलिस के द्वारा अभी हमको कोई जानकारी नहीं। क्या मानते हैं जो डेथ हुई है इसके जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसमें पुलिस विभाग जिम्मेदार है पूर्ण रूप से, क्योंकि जब वो घर से निकला था पूर्ण स्वस्थ था, अच्छा था, और इसके बाद पुलिस ने उठाया, उसको इतना पीटा है कि उसके बाद फिर वो चुपचाप लेके चले गए। हम लोगों को अभी तक जानकारी ही नहीं दी है कि वो है कहाँ। जिले के किसी बड़े आला अधिकारी से बात करिए आप लोगों? जियो जिले का या जो है मंडल का कोई भी व्यक्ति पुलिस विभाग का हमारा फोन नहीं उठा रहा है। हमारा नाम चंद्रभान सिंह, हम लालपुर सरैया के रहने वाले हैं। क्या घटना हुई थी आपके साथ? हमारे साथ, हम मार्केट से आ रहे थे, हमको हमारे गांव के 500-600 मीटर पहले हमको किसी 3 लड़कों ने पल्सर गाड़ी से थे, हमारे बगल से गए, हमारे आँख में मिर्च डाल दी। आँख में मिर्च डालने के बाद हमको आगे गाड़ी लगा के लूट लिया। कितने रुपए की लूट हुई थी? 2 लाख रुपए के करीब नकद था और कुछ सामान भी था, उसमें जरूरी कागजात सारे थे हमारे उसी में। तो उस मामले में आप FIR कराई थी? FIR कराई थी हमने। फिर अब क्या हुआ है? अब उसी के FIR में कह रहे थे कि नहीं, उसी में जो है सब गांव के 3-4 लड़के पकड़े थे और उन्हीं के मार्फत से कह रहे थे कि पता चला कि ये भी लड़का है। आपका कौन है वो जिसको? भतीजा है। क्या नाम है उसका? बलवंत सिंह। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर पुलिस पकड़ लाई तो हम थाने गए कि नहीं, हमने तो बताया था आपको कि नहीं, लड़के इस तरीके के थे, लंबे चौड़े, मतलब पतले दुबले, और ये हमारा लड़का भतीजा तो ऐसा है। तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, बोले चलो अच्छा सिवली वहाँ चलते हैं मैथा चौकी। हम लोग मैथा चौकी गए, वहाँ कोई नहीं मिला। फिर हम लोग सिवली थाने सोचा चले गए होंगे, सिवली थाने गए, सभी अधिकारियों को फोन करते रहे, किसी ने फोन नहीं मारा। क्या मारा पीटा भी गया है? हम तो ये भाई था हमारा, जब ये चौकी पहुंचा तो उस समय बहुत उसकी पिटाई कर रहे थे। तो अब क्या हुआ है उसके साथ? अब हमको अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही क्या हुआ उसके साथ, कहाँ है वो जो जानकारी मिल रही है, क्या जानकारी मिल रही है? मिल रही है कि नहीं उसकी डेथ हो गई है। ये जो एक डेड बॉडी पुलिस लेके गई है जी, क्या है मामला? ये एक मरीज लाए, पुलिस द्वारा लाया गया मरीज, इसको छाती में दर्द था और ये ऑल्टर्ड सेंसोरियम था पेशेंट को। जब हमारे पास लाया गया तो ये इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसका उपचार करके इसको हैलट के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन हैलट रेफ़र करने के दौरान ही इसकी स्थिति बिगड़ी, तो और इसका बाकी CPR के उसी उपचार के दौरान ही ख़त्म हो गया। ये हमारे पास में आया था 11:15 बजे हमारे पास। इसका नाम बलवंत सिंह है, सन ऑफ मुन्ना, और ये लालपुर सरैया का रहने वाला था, थाना सिवली।
जी। क्या आखिर क्या गन शॉट कुछ नहीं, कोई निशान है। आखिर क्या वजह थी जो मरीज लाई थी पुलिस, इसके साथ कोई घर का व्यक्ति नहीं था? पुलिस ही लाई थी यहाँ पे, ब्रॉड बाई में पुलिस का ही नाम है और घर का कोई व्यक्ति नहीं था। पूछने पे भी उन्होंने बताया कि हम ही लोग साथ में हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए जब यहाँ से आप भेजी गई है डेड बॉडी? जी, अभी भेजी गई है? अब पीआई भेजी गई थी हमारे पास से, जब उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं यूजली तो उसका पंचनामा किसने भरा है? पंचनामा अपना वो बॉडी पुलिस ने रिसीव करी है पंचनामे के लिए। अच्छा, कोई घर का पंजीयन था क्या? विगत 6 दिसंबर को थाना शिवली की चौकी मैथा के क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित हुई थी। विवेचना के क्रम में कुछ अभियुक्तों का नाम इसमें प्रकाश में आया। उसी क्रम में कल थाना शिवली और एसओजी की जॉइंट टीम ने 3 लड़कों की अरेस्टिंग करी, जिनका नाम है अविनाश कुशवाहा, सूरज और कल्लू उर्फ शिवा। उन्हीं के बयानों में व अन्य तथ्यों में कुछ और नाम प्रकाश में आए, जिस क्रम में एक व्यक्ति बलवंत सिंह, जो कि सरैया लालपुर का ही रहने वाला है, उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया गया। वह स्वयं आया, परंतु कुछ समय में सीने में दर्द की शिकायत करने लगा। तत्काल फर्स्ट एड के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, जहां उनका उपचार किया गया, परंतु उपचार के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा व जो अन्य विधिक कार्रवाई है उसको हम लोग अमल में ला रहे हैं। प्रथम दृष्टिया जो टीम इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें एसओजी की टीम और थाना प्रभारी, चौकी मैथा प्रभारी व अन्य लोग जो इन्वॉल्व हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक विस्तृत जांच मेरी तरफ से आदेशित कर दी गई है। देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां धान क्रय केंद्रों पर धांधली और घटतौली का आरोप लगाते हुए किसान 3 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिनकी सुनवाई के लिए जिले का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। नाराज किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर धान लाद कर लखनऊ के लिए रवाना हुए, जिसके बाद घूरपुर थाना क्षेत्र के बुदावा नहर पुलिया के पास बड़ी संख्या में पुलिस के साथ प्रशासन ने ट्रैक्टर ट्रॉली सहित किसानों को रोका। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।